अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी अली रज़ा अलवी साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर बरलाह साहब। तो सबसे पहले मज़हर बरलाह साहब, आपका पैगाम। पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह ताला हमारे अजीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी बरलाह साहब, पकड़ धकड़, आंसू गैस, पेट्रोल बम और लाठी चार्ज के बाद बिलाखिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आज जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच गए, मगर कमरा अदालत में आज भी हाजिर न हुए। इमरान खान के तहम वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो गए, लेकिन फर्द जुर्म भी आयद न हो सकी। आज की सूरत हाल के ऊपर मरियम नवाज ने भी तंजिया ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे पास आए, मेरी हाजिरी लगाएं। इसके साथ आप बताएंगे नाज़रीन के जुडिशल कम्प्लेक्स पर एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का खौफनाक धावा और जुडिशल कम्प्लेक्स का इलाका आज मैदान जंग मंजर पेश करता रहा। उसके साथ आज हम बात करेंगे कि जमान पार्क में पंजाब पुलिस ने बिलाखिर कार्रवाई करते हुए उस इलाके को न सिर्फ क्लियर कर दिया है, बल्कि वहां से पेट्रोल, उसके साथ राइफलें, गुलेलें और बंटों की बड़ी मिकदार भी वहां से बरामद की गई है। और इसके साथ प्रोग्राम के आखिर में आप खसूसी सेगमेंट देख सकेंगे कि सुई सदरन जो कंपनी गैस कंपनी से एनर्जी कंपनी में किस तरह से कन्वर्ट होने जा रही है। एमडी सुई सदरन इमरान मनियार साहब का खसूसी इंटरव्यू आप आज मुलाहिजा कर सकेंगे। तो सबसे पहले मज़हर बरलाह साहब, आपसे बात करेंगे कि जमान पार्क के अंदर जो जिस तरीके की कार्रवाई की गई, जिस तरीके से पुलिस वारंट गिरफ्तारी की तामील करने पहुंची थी या गिरफ्तार करना चाहती थी, जो कुछ वहां पर हुआ, जिस बड़े पैमाने के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस, शेलिंग, गुलेलों का इस्तेमाल, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल, दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत वकार मुजरू हुआ। ऑब्जेक्टिव उस सारी एक्सरसाइज का यह था कि इमरान खान तोशाखाना केस के अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचे जहां पर फर्द जुर्म की कार्रवाई होनी थी। लेकिन आज जिस तरीके से वो आज यहां पर पहुंचे, कारकुनों की बड़ी तादाद एक बड़ी रैली की शक्ल में, और वो कारकुन जो बिल्कुल ओवरचार्ज थे वहां पर पहुंचे, लेकिन इमरान खान कमरा अदालत क्यों ना गए और फर्द जुर्म की कार्रवाई एक मरतबा फिर मुअख्खर हो गई। क्या आपका इसके ऊपर व्यू पॉइंट है? भट्टी साहब, मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके कल भी मैंने अर्ज किया था ना कि इसके कोई हिकमत साज जो हैं वो कुछ सियाने लोग नहीं है, वो कोई अकल से बेबहरा लोग हैं। मैं इसलिए ये बातें बार बार करता हूँ कि ये हुकूमत खुद बंदोबस्त करती है अपनी जागनसाई का, अपनी हजीमत का। मसलन ये आज तारीख थी इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो रात को 2-2:30 बजे क्या जरूरत पड़ गई थी कि कंटेनर लगा दिए जाए? पता नहीं इनको कौन ये बातें समझाता है कि यार ये खुद अपनी जागनसाई का बंदोबस्त कर लो, खुद अपनी हजीमत का। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी यकीन बनाना मकसद था पुलिस का? सिक्योरिटी नहीं जनाबे वाला, देखिए ये हुकूमत को चाहिए था कि रास्ते खोलती, उल्टा इन्होंने उनके रास्ते ब्लॉक किए। अच्छा, मोटरवेज पे भी ब्लॉक करने की क्या तुक पड़ी है? इस्लामाबाद का टोल प्लाजा बंद करने का क्या तुक है? तो इन्होंने बहुत से काम ऐसे किए जो मेरा ख्याल है कि जो अक्ल व शऊर रखने वाले लोग होते हैं वो नहीं करते। इसी तरह इन्होंने वहां हमाकत का मुजाहरा किया था। तो हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए, अपनी जागनसाई का बंदोबस्त आप नहीं करना चाहिए, अपनी हजीमत का बंदोबस्त आप नहीं करना चाहिए। बरलाह साहब, हुकूमत ने तो जागनसाई का अपना खुद इंतजाम किया, खुद एहतमाम किया, लेकिन इमरान खान साहब इतनी बड़ी तादाद के अंदर, एक होस्टाइल कारकुन बड़ी तादाद पर मौजूद थे, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, पुलिस वैन को तोड़ रहे हैं, पुलिस बस पर हमला कर रहे हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स का गेट तोड़ रहे हैं। इमरान खान साहब जो कानून की पासदारी का दर्ज देते हैं, उन्होंने एक ट्वीट, एक अनाउंसमेंट, एक वीडियो पैगाम जारी करना मुनासिब नहीं समझा कि मेरे कारकुन पुरअमन रहें, आप सब लोग घर लौट जाएं, मैं जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच गया हूं, मैंने कमरा अदालत में पेश होकर कानून के मुताबिक, कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करना है। वो क्यों खामोश रहे? भट्टी साहब, अल्लाह ना करे आपको पुलिस की वहशत का सामना हो। हमने अदलिया की तहरीक चलाई थी जी, हमें पता है ये पुलिस वाले क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते थे, और अब तो हरबे और भी ज्यादा हो गए होंगे। और यकीन कीजिए, जब ये लाठी चार्ज करते हैं
ना ये किसी को देखते हैं, ना कोई बच्चा देखते हैं, ना बुजुर्ग देखते हैं, ना औरत देखते जी हैं। ये भी नहीं देखते कि ये लाठी लग कहाँ रही है। जी। ये पता नहीं। बल्ला साहब यहाँ पर इमरान खान साहब का एक शॉट हमने तैयार किया, वो सुन लेते हैं और उस पर फिर मजीद बात करेंगे। जी। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है मुझे अरेस्ट करने का, और इससे साबित हो जाती है इनकी बदनीयती। मैं इस्लामाबाद की अदालत में पहले भी जा रहा था। इन्होंने जो मेरे घर के ऊपर हमला किया, वो ये मकसद नहीं था कि मुझे इस्लामाबाद की अदालत में पेश करना। मकसद ये था कि मुझे जेल में डालना। जेल में क्यों डालना? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है कि मुझे जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की, ये उसकी डिमांड है कि इमरान खान को जेल में डालो और इलेक्शन में वो हिस्सा ना ले सके, और ये फिर वही करने जा रहे हैं। अभी मुझे पता है कि मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि मैं रूल ऑफ लॉ में मानता हूं, कानून में मानता हूं। पता होते हुए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कौम को बताना चाहता हूं कि ये बेनकाब हो गए हैं। ये जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, ये चोर और डाकू और जिन्होंने बैठाए हैं, ये बेनकाब हो गए हैं कि इनकी नीयत क्या है। नीयत कभी इस मुल्क में कानून नहीं थी, इसमें जंगल का कानून नाफिज किया हुआ है इन्होंने। बल्ला साहब, आपने इमरान खान साहब का शॉट सुना, मुख्तसर आपके इस पर जवाब लेना चाहूंगा। बयानिया बनाने के माहिर हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट हैं, उनको पता है जिस केस के अंदर मेरी आज के ऊपर मुझ पर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसी केस की इब्तदाई कार्रवाई में मैं नाहल हो चुका हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अब उन्होंने अगर मुस्तकबिल में अदालत उन्हें सजा सुनाती है तो वो लोगों की जहन साजी कर रहे हैं कि लंदन प्लान का हिस्सा है, अगर मैं जेल जाता हूं और मुझे इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं, तो अदालत तो शवाहिद की रोशनी में, एविडेंस की रोशनी में अपनी कार्रवाई करेगी अगर सजा हुई। भट्टी साहब जी, आपने ये तो फरमा दिया कि ये बयानिया बनाने के बड़े माहिर हैं। जी, अब ये जरा सोचिए कि ये मौका किसने दिया, क्यों दिया? ये मरियम नवाज साहबा क्यों कह रही थी 2-4 दिन पहले कि लेवलिंग प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेवलिंग प्लेइंग फील्ड चाहिए? ये बयानिया तो खुद वो बना कर देते हैं इसको। इसीलिए बाज लोग तो देखिए कहते हैं कि मरियम नवाज पता नहीं पीटीआई के लिए काम कर रही है। अच्छा चले, ये वो खुद ही मौका बयानिया तो बनाकर खुद देते हैं। उन्होंने अली रजा अलवी साहब को जरा इसमें एंगेज करते हैं। अलवी साहब, बल्ला साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, पूरे दिन आज के जो मनाजिर थे वो भी आपने देखे। माजी में अदालत के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो हों, फरियाल तारपुर साहिबा हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, वफाकी वज़रा हों उस दौर के, मरियम नवाज साहब हों, और नैब जब उनकी JIT बनी वहाँ पर भी पेश होते थे। क्या ये सब कारकुन 1000, 2, 4000 कारकुन इकट्ठे नहीं कर सकते थे? क्या ये सब इस अदालती प्रोसीडिंग्स में रखना नहीं डाल सकते थे? उस दौर में सब लोगों ने कानून के सामने अपने आप को सरेंडर किया। तो इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स पहुँच कर गाड़ी से नहीं उतरे और बाहर उन्होंने हाजिरी लगाई और चल दिए। ये तो आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। ये क्या वजह है? क्या इमरान खान के अलावा बाकी लीडर्स की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है? क्या उनका कोई मानने वाला नहीं है? क्या उनके कोई फॉलोअर्स नहीं है? क्या उनके पास वो आप वाली बात 100, 200, 400, 600, 1000 बंदा इकट्ठा करना कोई मुश्किल है? बिल्कुल जिस तरह मुमकिन है, ये कोई मैनेज मुश्किल करते नहीं। हैं जी, और ये MNAs की या MPs की ड्यूटियाँ लगा देने या काउंसलर्स की या मुख्तलिफ लोगों की, के बंदे अपने घेर के ले आने हैं ताकि खान साहब ने निकलना है। जिस तरह ये पहले बाकायदा मस्जिदों के इमाम जैसे ऐलान करते हैं और इनका जो ऐलान होते हैं, तो उस तरह हो सकता है। लेकिन ये किसको मैसेज दिया जाता है? अदालतों को, अदलिया को मैसेज दिया जाता है ना। सही। और आज वो बिल्कुल ठीक चीख रहे थे अता तारड़ साहब भी और राना सनाउल्लाह साहब भी कि ये सहूलतें किसी और को मुयस्सर नहीं रही, कभी भी नहीं रही। फिर बल्कि बेहतर होता अगर आप आर्काइव में से वो इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू निकालते जब वो बरसर इक़्तिदार थे, तो वो कहते मैंने इसको भी गिरफ़्तार करवा दिया है, मैंने इसको भी गिरफ़्तार कर दिया है, इसको भी पकड़ें, इसको भी पकड़ें, इसको भी पकड़ें। और उसके जवाब में कभी हमने नहीं सुना कि नवाज शरीफ ये कह रहे हो कि हमें बनीगाला वाला गिरफ्तार करना चाहता है। उन्होंने केस की बात की, उन्होंने केस की बात की। राना सनाउल्लाह ने कभी नहीं कहा, हालांकि आपने वो जो कस्में पढ़ पढ़ के, कलमे पढ़ पढ़ के और दरूद पढ़ पढ़ के झूठ बोलता था वो, और उसके इलाके के लोग बताते हैं कि वो उसका असल पस मंज़र पीछे से क्या है और कैसे वो अचानक बना है जी। वो जिसने डाला था, और क्यों वो झूठ साबित हो गया हर तरफ, ठीक है। लेकिन वो उसने नहीं कहा कि जी मुझे बनीगाला वाला। केसेस कोई बात की जाती है, उधर कहते हैं हमारे ऊपर जनाब पौने दर्जन, कोई एक निस्फ सदी, पौना सदी के जो है कोई 75-80 केसेस हो चुके हैं, FIR हो चुकी हैं।
तो आपको उस सिलसिले में पेशी के लिए जाना पड़ता है, सही। आपको उस सिलसिले में अदालतों में जाना पड़ता है आप। और उसके बाद बिल्कुल आपने अपने इब्तदाइये में बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इन लोगों ने तो उन तमाम जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है जी। अब एक अमूमी चेहरा ये था पाकिस्तान तहरीक पुलिस की इंसाफ वैन का। जला दी, पुलिस के ऊपर हमला, जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर आज हमला। इस्लामाबाद में जो इन्होंने किया है, इस्लामाबाद में ये पिम्स मनाजिर की- हमने किसी सियासी जमात की जानिब से पहले नहीं मैंने देखे। पिम्स में जो हॉस्पिटल पिम्स के तर्जमान की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कोई 55-60 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी जो वहां पिम्स लाए गए जी। और इसी तरह कोई 10-15-20 जो हैं शहरी जख्मी जो हैं वो उनको अस्पताल लाया गया। और ये सारे इन लोगों की कार्रवाई है जी। ये फिस्तायत है। मैं एक बात करूं, सही। और ये भी कह रहे हैं कि ओहो हम तो अमन चाहते हैं, हम तो सलामती चाहते हैं। आप किस तरह का अमन चाहते हैं कि आप ये अच्छा, इन लोगों ने तरबियत कहाँ से हासिल की, सोचना चाहिए। इन्होंने बम बनाना कहाँ से सीखा है, बिल्कुल सही। इन्होंने पेट्रोल बम बनाना कहाँ से सीखा है। ये तो कहते थे बड़े मम्मी डैडी लोग हैं। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो मुझे किसी ने लाहौर से भिजवाई जिसमें कुछ खवातीन बात कर रही हैं, महल्ले की, उस इलाके की खवातीन। वो कहती हैं खुदा का लाख लाख शुक्र है, पुलिस वालों की बड़ी मेहरबानी है, पंजाब हुकूमत के हम शुक्रगुजार हैं कि ये इलाका वागजार कराए। हम प्रोफेसर्स हैं, कुछ एटीसन कॉलेज की प्रोफेसर थी, कुछ दीगर इलाकों की, कि जनाब हम तो यहाँ गुजरना मुश्किल था। कोई लाहौर का मकामी बंदा नहीं था वहाँ। कुछ लोग जो है कुछ पश्तो बोलने वाले और कुछ तालिबान टाइप लोग थे जो वहाँ बैठे हुए थे और नोगो एरिया बनाया हुआ था और शुक्र है हम यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये क्या चेहरा दे रहे हैं आप? यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद आपसे बात करेंगे नाज़रीन कि वज़ीर दाखिला ने आज क्या कहा और ज़मान पार्क के अंदर किस तरीके से ऑपरेशन हुआ, इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान की इस तमाम तर काविशों और एक्टिविटीज़ का मकसद मुल्क में अनारकी फैलाना है। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि जमान पार्क में दहशतगर्द मौजूद थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब का एक शॉट सुनेंगे और उसके बाद मज़हर बिलाल साहब से गुफ्तगू करेंगे। जी। एक तरफ एक आदमी जो है वो अदालती हुक्म की तामील करने से इनकारी है, अदालती हुक्म की तामील के लिए जाने वाले लोगों के सर फाड़ रहा है, और दूसरी तरफ उसे थोक के हिसाब से कबल अज गिरफ्तारी का जो है वो बेनिफिट दिया जा रहा है। और आज जो कम से कम 300 से 400 लोगों के मुसल्ला जथे के साथ अदालत के गेट पर पहुंचे और कहा कि मैं इस जथे के साथ ही जो है वो कमरा अदालत में जाना चाहता हूँ। तवक्को तो ये की जाती थी या ये की जानी चाहिए कि इस किस्म की गुंडागर्दी की हौसला शिकनी हो। अगर आज इसे ये हुक्म दिया जाता कि आप पेश हों आके, वरना आपके जी बल्ला साहब, आपने सुना आज अगरचे के जब इमरान खान लाहौर से रवाना हुए तो पीछे जमान पार्क को भी क्लियर करवा लिया गया। आज तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान साहब अगर जुडिशल कम्प्लेक्स तक पहुंच ही गए हैं तो कमरा अदालत में जाएं और जो फर्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई थी मुअख्खर ना हो, वो मुकम्मल हो जाए, वो नहीं हो सकी। जी मैं अर्ज करता हूँ जी। एक तो मैं लाहौर से अर्ज करता हूँ, अभी मैं अली रजा अलवी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था जी। वो प्रोफेसरें तो उनको नजर आ गई जो इमरान खान का हमसाया है चौधरी इत्तेजाज एहसन, जो लाख प्रोफेसरों से बड़ा प्रोफेसर है जी और इस मुल्क का अजीम पार्लियामेंटेरियन है जी और वजीर दाखिला रहा है जी। वो कह रहा था कि धावा बोला है पुलिस हमलावर हुई है, उन्होंने हमारे गेट तोड़े हैं जी और उन्होंने कहा मैं कोर्ट में जा रहा हूँ जी। तो कौन से महल्लेदार आगे तारीफे करने वाले पंजाब हुकूमत की? नहीं, एजाज साहब तो इमरान खान साहब के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, बहुत बड़े स्पोक्सपर्सन। लगता है कि उनकी जमात को ज्वाइन किया उन्होंने। गेट तोड़ा है जी, वो कानूनदान है इस मुल्क का, वो इस मुल्क का दानिश्वर है, उसका गेट तोड़ा है। तो ये जो राना साहब फरमा रहे हैं, राना साहब के खुद दो वैसे बल्ला साहब इतनी बड़ी तादाद के अंदर केपीके के लोग हुलेले लेके, पेट्रोल पंप लेके गाड़ियां जला रहे हो, आप और मेरे घर के बाहर आ जाएं बनी गाला में जहां पे आपका घर है तो परेशान तो होंगे आप भी। जी जी। आप भी गुजारिश तो सुने, आप जो दो राना साहब फरमा रहे हैं, राना साहब के खुद 2 वारंट निकले हुए हैं और जो फरमा रहे हैं कि जी वो हाजिरी देते, ओ भाई जगह जगह तो आपने रुकावटें खड़ी की जी। मैं यही तो आपको पहले अर्ज कर रहा हूँ कि इनकी जो हिकमत बनाता है, जो हिकमतकार है, इनका कोई इंतहाई फजूल आदमी है जी। भाई जिसने जगह जगह रुकावटें खड़ी की वो ना खड़ी करता है इमरान खान अदालत बिल्कुल में आ सही। जाता। अलवी साहब से जान लेते। अलवी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, वो भी मुकम्मल कीजिए। और
क्या इमरान खान अगर पहुंच ही गए थे, इतने कौमी वसाइल का इस्तेमाल हुआ, पुलिस को भी दौड़ें लगी, उनकी गाड़ियां जलाई गई, बसें उनकी तोड़ी गई, तो फिर कमर अदालत में जाके जज के सामने सरेंडर करने में क्या कबाहत थी? बड़ी कबाहत थी। ये बहुत बड़ी फनकारी और टेक्निक है इसमें। इमरान खान नहीं जाना चाहते, कभी बीमारी, कभी टांग में दर्द, कभी टांग पे प्लस्तर लगा के वो सीधी, कभी प्लस्तर दाईं टांग पे, कभी बाईं टांग पे, याद ही नहीं रहता कि किधर है बंदा, किसी और सोच में होता है या किसी और कैफियत में होता है, तो पता ही नहीं चलता किस टांग पे मैंने प्लस्तर लगाया हुआ था, गोली लगी भी थी या नहीं और कहाँ लगी थी। खैर ये उनके अपने साथ झूठ हैं। सच्चाई ये है, इमरान खान को मैं आपको अब वो राज बताना चाहता हूँ। इमरान खान बेवकूफ आदमी नहीं है, वो बड़ा काया और समझदार आदमी है। बिल्कुल सही। कि वो क्यों नहीं अदालत जाता। उसको उसके वकीलों ने, यही जो आजकल बहुत दाएं बाएं हैं, ये कभी जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो के आगे पीछे फिरा करते थे, फिर किसी और ने, वो एतजाज भी और वो बाबर अवान भी और ये सारे जो आजकल इधर हैं, वो उन्होंने इनको बताया हुआ है कि सरकार कुछ भी हो जाए, आपने अदालत में पेश अंदर जाके नहीं होना। उसकी क्या वजह है? इसलिए कि जैसे ही आप पेश हो जाएंगे, आप पे उसी पेशी पे फर्द जुर्म लग जाएगी। जिस दिन आप पे फर्द जुर्म लगती गई, आप नाअहली के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, फिर आपके ऊपर नाअहली वाला काम सीधा हो जाएगा। जिसको वो लंदन प्लान से जोड़ने की कोशिश में है, जिसको वो अपने जो उनके वो कारनामे कार हाय नुमाया हैं, जो कुछ उन्होंने किया हुआ है, अभी जो काम आगे होने चला जा रहा है और ये गवर्नमेंट कर रही है इस काम के वकील जज साहब को बताएं कि देखिए हमने तो तोशाखाने से तहफ़ नहीं लिए, गलत तरीके से नहीं बेचे, गलत तरीके से नहीं खरीदे, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं किए, तो बच जाएंगे। अच्छा, हालांकि बड़ी खिदमत की है। देखे ना कोई खिदमतगार तो बैठा हुआ है ना के दरवाजे पे पहुंच के भी, यार ये सहूलत वैसे आपको, मुझे या बरलास साहब नाराज होते हैं उनको है कि बरलास साहब अपनी गाड़ी में मजे से गेट पे बैठे हूं, अंदर से एक बंदा रजिस्टर लेके आए और बरलास साहब उधर साइन करें या मैं साइन करूं कि मैं अंदर नहीं आ रहा, या कोई और किसी सियासी जमात मैं अंदर नहीं आ रहा, आई हैव नो टाइम अदलिया के सामने पेश होने के लिए, मैं पॉपुलर लीडर हूं। ये सहूलत किसी और को मुयस्सर है, ठीक है। और फिर फर्दे जुर्म जो है फिर 10 दिन के लिए डिले कर दी गई, फिर 10 दिन के लिए डिले कर दी गई है, तो ये सहूलतें किसी को मुयस्सर नहीं। लेकिन इस चीज को बुनियाद बना के ये हुकूमत एक पंगा करने जा रही है, जिसको भी मैं कंडेम करूंगा। वो क्या करने जा रहे हैं, वो मुझे खदशात लग रहे हैं, हालात से, कराइन से लग रहा है कि ये हालांकि ये काम इनके अपने लोगों ने किया है, जो कोई पेशावर से आए हुए थे या कोई पता नहीं बॉर्डर पार से आए हुए हों, या जिस तरह के भी लोग हैं, और जो इमरान खान को ऊपर गंडापुर साहब की भी टीम आई हुई थी। हाँ, गंडापुर की टीम, और इमरान खान को भी लोग तालिबान खान कहते थे और सारी बातें, शायद इस तरह का कोई मामला हो। तो ये इसको बैन लगाने की तरफ अगर जाएंगे तो ये गलत बात होगी। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये बैन करेंगे तो ये गलत बात होगी, लेकिन जिन्होंने कानून हाथ में लिया है उनको जेलों के पीछे होना चाहिए। बहुत जबरदस्त आपका पॉइंट है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और बिला वजह उन्हें बैन मत करें, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। यहाँ नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, और ब्रेक के बाद आप MD सुई सदरन गैस कंपनी इमरान मनियार साहब का खुसूसी इंटरव्यू देख सकेंगे कि किस तरीके के साथ SSGC को एक गैस कंपनी से एनर्जी कंपनी में मुंतकिल करने का अमल शुरू किया गया है। स्टे विद अस। नाज़रीन, कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में गैस सप्लाई की जिम्मेदारी सुई सदरन गैस कंपनी की है, और सुई सदरन गैस कंपनी अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में किन चैलेंजेस से गुजरती है, कौन सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, कंपनी की कारकर्दगी क्या है, और बिलखसूस जब मुल्क की कुदरती गैस की पैदावार मुसलसल कम हो रही है, तो आने वाले दिनों में सुई सदरन अपने सनती, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन की गैस की तलब को कैसे पूरा कर पाएगी। तो इन तमाम तर सवालात का जवाब लेने के लिए हमने एक खुसूसी नशिस्त का इनेकाद किया है MD सुई सदरन इमरान मानियार साहब के साथ। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, आपने फरवरी 2021 में गालिबन ज्वाइन किया, 2 साल आपको होने वाले हैं। सुई सदरन पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, यहाँ बहुत से मसाइल हैं, तो आपने ये चैलेंजिंग जिम्मेदारी लेने में किस तरह आपने ये फैसला किया? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, और बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का। देखें, ये इस तरह का चैलेंज लेना आपका ऑब्वियसली अपना डिसीजन होता है। और मैं बाहर था पाकिस्तान से बहुत साल, और ये जब अपॉर्चुनिटी आई थी तो एक यही था कि आप क्यों पाकिस्तान जाएं, और इस तरह के जॉब जो अक्सर लोग
लेने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी मुश्किलें भी हैं और ये नॉर्मल जॉब की तरह नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ आपको एक कंपनी चलानी है, आपको पॉलिटिकली भी अपनी पोजीशन को मैनेज करना है और ऑब्वियसली मिनिस्ट्री के साथ भी मैनेज करना है, तो उसके काफ़ी चैलेंजेस हैं। और लेकिन ये कि मैंने काफ़ी कंपनीज़ के साथ काफ़ी मुल्कों में टर्न अराउंड्स किए थे और एक टर्न अराउंड सिचुएशन थी, तो इस वक्त मैंने ये फ़ील किया कि मैं यहाँ आके यहाँ एक चेंज ला सकता हूँ और वो चीज़ें कर सकता हूँ जो मैंने बाहर की हैं, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान। SHGC का जो एरिया है उसके अंदर बिलखुसूस कराची और उसके साथ अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, ये कुछ ऐसे मकामात है जहाँ पे गैस सप्लाई का बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से टेक्निकल लॉसेस भी हैं, थेफ्ट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल कितने MMCFD आप करंटली अपने कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, और इस सप्लाई के दौरान फिर जो आप रिकवरी का मामला आता है तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है, किन मुश्किलात का सामना रहता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं जब आया था तो हमारे पास अबाउट 1100 MMCF गैस आ रही थी। आज 2 साल से थोड़ा सा ऊपर हुआ है, हम उस नंबर से गिर के 820-825 के ऊपर आ गए हैं। तो ये सिर्फ 2 साल में, मतलब इसका मतलब कि जो रेट जो है वो इतना रैपिड है और इतनी तेज़ी से ये गिर रहा है कि हमें इसके बारे में कुछ करने की ऑब्वियसली ज़रूरत है, क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव देखने हैं। UFG हम सुनते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, जिसके अंदर थेफ्ट भी है, टेक्निकल लॉसेस भी हैं। जी इसकी वजह से कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और इसका वॉल्यूम कहाँ था जब आप आए UFG का, और अब उसका वॉल्यूम कहाँ तक आप लाने में कामयाब हुए हैं, और उसके अंदर क्या आपकी स्ट्रेटजी थी कि आपने अरबों रुपए की जो आपने बचत की UFG की मद में, कैसे यहाँ आपको पे वर्टिकल ग्रोथ बहुत हुई है। कराची में नए अपार्टमेंट्स, नई सोसाइटीज़ भी बनी हैं बहुत, तो वहाँ पे ये हो रहा था कि वो उन जगहों को बिल्डिंग परमिट्स नहीं मिल रही थी और NOC नहीं मिल रहा था, और उसकी वजह से हम उनको गैस मीटर नहीं दे सकते थे। तो ये जो क्वांटिटी था कस्टमर्स का, ये हमारे हिसाब से अबाउट 7 लाख कस्टमर कराची में थे, और इसका चैलेंज था कि हम उन पे मीटर कैसे लगाएं। तो फिर हमने ऑब्वियसली ओगरा को एंगेज किया, हमने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को एंगेज किया, और ये 1 साल का प्रोसेस था। उसके बाद हमने ये परमिशन मिल गई कि इन घरों पे जिनके पास परमिशन नहीं है हम उनके ऊपर मीटर लगा सकें या हम उनको बिल कर सकें। तो अब ये चैलेंज है हमारे पास ऑब्वियसली कि हमने वो आइडेंटिफाई, उनमें से हमने 2-3 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया है, और हमारा गोल है कि इस साल में हम 1 लाख उसमें से कस्टमर्स के ऊपर बिलिंग कर सकेंगे। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ हमने ये की है कि हमारे करेक्ट मीटर्स लगना इंडस्ट्री में, ऐसे हमारे बहुत सारी जगह थे जहाँ पे मीटर्स छोटे लगे हुए थे, और मीटर छोटे वजह लगने की वजह से हम करेक्ट बिलिंग नहीं कर पा रहे थे। तो हमने उन सारे इंडस्ट्रीज़ का सर्वे किया, और वहाँ पे जहाँ पे मीटर्स छोटे थे उन सबको हमने रिप्लेस किया। नियार साहब, आपने एक फ्यूचर का रोड मैप यकीनन एक तैयार किया होगा। वो कंपनी जो सालाना 250 अरब रुपए की गैस सेल करती है, लेकिन आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि गैस की जो पैदावार है वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है, और माजी के अंदर कोई SHGC की डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से कोई बड़ा हमने काम नहीं देखा। आप एक इंटरनेशनल विजन के साथ आए हैं, आने वाले दिनों में कंपनी को किस तरह एक्सपेंड करते हुए हम आपको देख सकेंगे? जो पहली चीज़ ये देखी कि यहाँ पे बहुत सारे जो गैस के कुएँ हैं वो इम्प्योरिटीज़ की वजह से या डिफरेंट प्रोडक्शन की वजह से वो बंद हो जाते हैं, और उसमें ये ज़रूरत थी कि हम जाके इन वेल्स के अंदर पैसे खर्च करें, और ऑब्वियसली उससे गैस की प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन ये LNG से फिर भी बहुत ज़्यादा सस्ती गैस आपको मिल सकती है। तो हमने इसके अंदर डिफरेंट जो प्रोडक्शन कंपनी से उनसे बात करके हमने अभी 8 से 10 कुएँ ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिसको हम ले सकेंगे, और कोशिश ये है कि हम 2023 के एंड तक अबाउट 70 से 80 MMCF गैस सिस्टम में ला सकें। ये जो डोमेस्टिक गैस है जी, तो ये बहुत ज़रूरी था ये करना। दूसरी चीज़ हमने ये की है कि हम बायोगैस के ऊपर हम पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इसमें इतनी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कोशिश ये है कि अगले 1 साल के अंदर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह से हम 7 से 8 MMCF गैस जो है वो लेके आएँ। इसमें मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ़ एनिमल वेस्ट से नहीं होगा, हम इसमें प्लांट वेस्ट जो कि चावल का वेस्ट होता है, कॉर्न का वेस्ट होता है, उससे भी हम गैस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें। एक और तीसरी चीज़ पे जिस पे हमने काम किया है ये कि हमारे पास पिछले 70 साल से हम वही गैस घर में भी दे रहे थे और वही गैस हम इंडस्ट्री में दे रहे थे, हालांकि और घर में हमें इतनी हीट की गैस नहीं चाहिए। तो अब हम ये कर रहे हैं, हमें ओगरा से हमें परमिशन मिल गया है कि हम जो
जो ज़्यादातर डोमेस्टिक एरियाज़ हैं वहाँ पे हम उसके अंदर नाइट्रोजन या इनर्ट गैस ब्लेंड कर लें और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको लेके हम इंडस्ट्री को बेच सकें। तो उससे ये होगा कि गैस मतलब ये प्रैक्टिस दुनिया में कहीं और जगह जी, भी जी इम्प्लीमेंटेड होती है है, बिल्कुल। डोमेस्टिक को, चूंकि हमें कम हीटिंग वैल्यू रिक्वायर्ड जी, होती है। बिल्कुल। तो हमें स्मार्ट तरीके से सोचना है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं कि ये गैस जो बेसिकली हमने 70 साल से ज़ाया की है डोमेस्टिक के अंदर, उसी को हम कैप्चर करें और उसी को हम इंडस्ट्री को दे सकें ताकि इंडस्ट्री चल सके। तो ये अच्छी बात ये होगी कि ये जो हम 3 स्टेप्स कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि 80 से 100 MMCF गैस हम सिस्टम के अंदर ला सकें। और मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि आज एक अगर LNG का कार्गो जो हम अपने लॉन्ग टर्म्स कतर के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं, वो तकरीबन $50 मिलियन का एक कार्गो होता है। और तो अगर हम एक कार्गो अगर महीने का बचा सकें तो ये 500 से 600 मिलियन डॉलर्स की हम एनुअल सेविंग्स हम फॉरेन एक्सचेंज की कर सकेंगे। इमरान साहब, आपने जो सबसे बड़ा आपका चैलेंज था, आप कंपनी को डिवर्सिफाई करने जा रहे हैं, नए इनिशिएटिव कर रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन जो आपके कोर बिजनेस के अंदर आपके लॉसेस थे जो हमने शुरू में बात की UFG के, उसको मज़ीद कम करने के लिए क्या आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपने कोई सहारा लिया, जो कि दुनिया के अंदर बहुत से यूनिक सोल्यूशंस आ चुके हैं ऐसे लॉसेस को कम करने के लिए, और चोरी बिलखसूस कम करने के लिए आपके कस्टमर हैं जिनके चूल्हे बुझते हैं या इंडस्ट्री बंद होती है, अल्टीमेटली आवाम को, मुल्क की मौशियत को नुकसान पहुंचते हैं, आपने अपने कस्टमर्स को भी कभी सेंसिटाइज किया है कि अपने आसपास चोरी रोकने के लिए वो कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? जो हमने मेजर्स लिए हैं कराची में स्पेशली, जब पिछले साल हमारी कराची में UFG जो थी 13-14% थी, हमने पिछले एटलीस्ट 6 महीनों में हमारी कराची की UFG 8% या 8% से कम में लाने में हम कामयाब हो गए हैं। इमरान साहब, अब सवाल आवाम का। अभी मैं जब यहाँ पहुँचा तो आपके रिसेप्शन पे भी कस्टमर फैसिलिटेशन एक फैसिलिटी है, तो वहाँ पर कुछ लोग आए थे और इस बात की दुहाइयाँ दे रहे थे कि गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ गया। आगे उनको कन्विंस समझाया जा रहा था कि इसकी रीज़निंग क्या है। गैस मुसलसल महंगी होती जा रही है और आवाम की जो डोमेस्टिक सारिफ है उसकी पहुँच से वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो रही है, चूँकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ स्ट्रक्चरिंग की है। अब गैस की अगर कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो आपको बिल भी ज़्यादा भरना पड़ेगा। देखें, अभी काफ़ी सारे हुकूमत ने काफ़ी सारी इसकी गैस की प्राइसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। ये IMF के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया था। तो इसके अंदर इन्होंने एटलीस्ट ये कर दिया है कि इन्होंने जो SSGC और SNGPL के मेरे ख़्याल से 11 मिलियन के करीब जो टोटल कस्टमर्स हैं, उसको उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं जो आपके जिनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और एक अनप्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं। तो कोशिश इन्होंने यही की है कि जो प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं उनके ऊपर इतना प्राइस इंक्रीज़ नहीं की जाए। और ऑब्वियसली इन्होंने प्रोटेक्टेड की भी चीखें निकली हुई हैं। हाँ, निकली हुई हैं, लेकिन मैं आपको इसकी मैं पहले ये बताता हूँ कि जो नई गैस आज हम ख़रीद रहे हैं, हमारी मुश्किल ये है कि हम गैस जो है वो हम डॉलरों में ख़रीदते हैं और हम बेच रहे हैं रुपयों में। तो आज अगर हम नई गैस एक ख़रीदते हैं वो $6.25 की है, यानी हम 1600-1700 रुपये की गैस ख़रीद रहे हैं। और आज भी हम जो डोमेस्टिक में महंगी से महंगी गैस बेच रहे हैं वो 1400 रुपये की है। तो हम डोमेस्टिक के अंदर कभी पैसे बना ही नहीं सकते। हमारा जो ये गोल ये होना चाहिए कि आज सिर्फ 32% लोगों के पास गैस है और 90% से ज़्यादा के पास बिजली का कनेक्शन है, कि बिजली की कीमत को कम किया जाए, बिजली को अफोर्डेबल किया जाए, और उस बिजली से फिर हम लोगों की ना सिर्फ ये हीटिंग की, कुकिंग की नीड्स दुनिया भर में वो बिजली पे ही चलता है। तो हमारा लॉन्ग टर्म कोशिश होनी चाहिए कि जो गैस हमारे पास जो बच गई है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को दी जाए ताकि उससे जॉब्स क्रिएट हों और उससे इकोनॉमी चले। तो ये तो कोशिश यही है जी। मैं सब लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, 2024 में SSGC को कहाँ आप रैंक करते हैं? जो आपने अपने प्लान बनाए उनकी अब इम्प्लीमेंटेशन यकीनन आप स्टार्ट कर चुके होंगे, तो 2024 में SSGCL अपनी डिवर्सिफिकेशन के लिहाज से, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से और अपने लॉसेस कंट्रोल करने के लिहाज से कहाँ पर होगी? चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। कोशिश हमारी ये है, देखिए लॉसेस का सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है, कि हम सिंध में हम लॉसेस को हम सिंगल डिजिट्स में रखें और ये मतलब 8-9% के करीब रख सकें इसको। बलूचिस्तान में जैसे मैंने कहा ज़्यादा चैलेंज है, और अब वहाँ पे अगर हम 30-35% तक उसको ले आएँ तो कि हमारे ओवरऑल कंपनी का जो नंबर होगा वो 12-13% तक हो सकेगा। तो ये हमारी एक नंबर 1 वो है। प्रॉफिटेबिलिटी मेरे ख्याल से अगर हमने अभी ये 2 अरब रुपए का ये प्रॉफिट किया है,
जो हमारे ये डिफरेंट मेजर्स हैं, डिफरेंट जो नई चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारा ये गोल रियली है कि ये 4 to 5 टाइम्स हो जाए। तो कोर बिजनेस हमारा, जैसे मैंने कहा, क्योंकि प्राइसिंग की वजह से, गैस महंगी होने की वजह से चैलेंजेस बहुत हैं, कोर बिजनेस में पैसे ज़्यादा बनाना मुश्किल काम है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो 3 डिफरेंट कंपनीज हैं उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें, और यही गोल है कि 8 से 10 अरब रुपए तक इसको इंशाल्लाह ले जाएं। ज़बरदस्त। इमरान मनियार साहब, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन मुल्क की मौशत का पहिया चलाना है तो हमने अनइंटरप्टेड गैस की सप्लाई को यकीनी बनाना है, अपने इंडस्ट्रियल, अपने कमर्शियल शोबों को। घरेलू सार्फिन के लिए मुश्किलात हैं, गैस महंगी भी हो रही है और मुल्क की गैस की पैदावार कम भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आवाम को न सिर्फ गैस की बचत को यकीनी बनाना होगा, बल्कि आसपास जहाँ कहीं आप देखें गैस चोरी हो रही है तो उसको रोकने के लिए भी अपना किरदार अदा करें, क्योंकि गैस का एक एक मालिक्यूल इंतहाई कीमती है, जिससे रोज़गार के मौके भी मिलते हैं और उसके साथ साथ अल्टीमेटली मुल्क की मौशत को भी इस्तेहकाम मिलता है। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। आपने खुसूसी गुफ्तगू सुनी MD स्वीट सदर्न गैस कंपनी इमरान मनियार साहब के साथ। आपसे कल होगी दोबारा मुलाकात। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।